हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 जो कि है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि पिछली वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस थे सबने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं। पहले जो गलतियाँ MCQ के पढ़ने में या फिर उसको सॉल्व करने में लोग करते थे वो बिल्कुल कम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी ने ही MCQs के करेक्ट आंसर्स दिए हैं। एंड बात करें मेंस क्वेश्चन की, जहाँ पे बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया था कि जो भी क्रिटिसिज्म बेसिकली किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो बेसिकली आपको नज़र में क्या लगता है कि वो सही था या नहीं था, ठीक है। तो अभी हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, MCQ के सारे क्वेश्चंस को और इस मेंस के आंसर को, ठीक है। एंड जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ पूछा था कि आप सबको बेसिकली क्या लगता है कि जो वीडियो है उसको कब अपलोड किया जाना चाहिए, सुबह 4 बजे। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सब ने हाँ किए हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें बेसिकली कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता वीडियो कभी भी आए। सो म्यूचुअली डिसाइड हमने फिर ये किया है कि ये वीडियो को अब से 4 बजे अपलोड किया जाएगा। एंड आप देख सकते हैं ये जो वीडियो भी आपके पास आई है वो 4 बजे अपलोड हो चुकी है। सो आप अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छा लगता है जान के कि आप लोग 4 बजे उठते हैं और एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं और आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। बस इस शेड्यूल को आप ऐसे ही फॉलो करते रहिए और अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पूछिए हमसे, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ज़रूरी नहीं है सिर्फ पॉलिटी के लेक्चर्स है तो आप पॉलिटी के डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ का डाउट हो, एनी टाइम आप फ्री हैं उसको पूछने के लिए। चाहे आप सर से पूछ सकते हैं जो कि आपको हिंदू के जितने भी एडिटोरियल्स हैं न्यूज़ को कवर करते हैं, साथ साथ एनालिटिकल कंसेप्ट को भी डिस्कस करते हैं, आप उनसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक फिर हम स्टार्ट करते हैं। कल जैसे हमने बात की थी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे फॉर्म हुई है और कैसे BR अम्बेडकर जी उनकी पूरी टीम ने इतनी मेहनत से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो ये हम सबकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि हम बेसिकली उसके बारे में जानें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें बताने के लिए चैप्टर को बनाया गया कि साइलेंट फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। वैसे तो देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बल्कि है, बट ये एक तरह का फीचर्स बता रहा है, ठीक है, कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो आपको किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दिखेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। तो जैसा कि हमें पता है, ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। यूनिक इसलिए बिकॉज आप देखेंगे इसके अंदर के जितने भी फीचर्स हैं, ठीक है, भले ही हमने इसको बोरो किए हों दूसरे कंट्रीज़ के, ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, जापान हो, साउथ अफ्रीका हो, जिससे हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे कि एक्चुअल में किस किस कंट्री के से कौन कौन से फीचर्स को उठाया गया है, ठीक है। तो भले ही हमने इसको बोरो किया हो बट इसके अंदर एक यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा इसको देख के कि यार ये तो एज इट इज़ उठा के रख दिया है, नहीं। भले ही हमने इसको बोरो किया बट हमने अपनी सोसाइटी के इकोनॉमिकल फैक्टर, चाहे पॉलिटिकल फैक्टर हो या बेसिकली सोशल फैक्टर हो, उन सबको ध्यान में रख कर इसको अपने अकॉर्डिंग जो है ढाला है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ठीक है। और जब 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली अडॉप्ट किया गया था तो उसमें बहुत सारे फीचर्स थे, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती रही तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक है। अमेंडमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं 7th अमेंडमेंट है, फिर आपका 42nd अमेंडमेंट आता है, देन आपका 44 अमेंडमेंट आता है, फिर आपका 73rd अमेंडमेंट है, 74th अमेंडमेंट है, 97th अमेंडमेंट है और 101st अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारी अमेंडमेंट देखने को मिलेगी, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है बेसिकली वो है आपकी 42nd, ठीक है। क्यों? बिकॉज 42nd अमेंडमेंट जो है उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज इस अमेंडमेंट के दौरान इतने सारे चेंजेस लाए गए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थे, ठीक है, जिसे हम आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अब जब इतनी सारी अमेंडमेंट हो रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो एक सवाल मन में पैदा होता है कि क्या जो भी पार्लियामेंट यानी जो भी सरकार चुन के आती है, क्या उनके पास इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस है, जितने भी फीचर्स है, क्या उन्हें सबको बदल सकती है वो, ठीक है। तो हम एक केस डिस्कस करेंगे केशवानंद भारती केस का। तो केशवानंद भारती केस जो आपको देखने को मिलेगा 1973 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट पावर है एक पार्लियामेंट की, यानी पार्लियामेंट के पास जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ लॉ बनाने की, अंडर द आर्टिकल 368, ठीक है। तो आर्टिकल याद रखना है कौन सा है, 368 के अंदर, बिकॉज 368 ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास से जो पावर है, ठीक है, उस पावर का भले वो यूज़ कर सकता है बट उसको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज ना करे, ठीक है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई भी अमेंडमेंट करने से मना नहीं किया, बट उन्हें इस बात का
ध्यान दिलाया है कि आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमानी से कुछ भी अमेंडमेंट करते रहेंगे, ठीक है। बिकॉज़ अगर कुछ भी अमेंडमेंट करके आप लाते रहेंगे तो इतनी मेहनत से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले जो हमारे इतने इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इतने एजुकेटेड लीडर्स थे, उनका तो टाइम मतलब उनका तो सब वेस्ट चले जाएगा। आपके मन में आ रहा है आप कुछ भी मतलब अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दे रहे हो, मतलब हर बार नई सरकार आती है तो अपने अकॉर्डिंग चेंज लेके आ जाती है, तो ऐसा नहीं कर सकते। बस आपको हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, ठीक है। अब पार्लियामेंट के ध्यान में ये बात आई कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आप हमें बता दीजिए क्या क्या ऐसी चीज़ है जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आप इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि वैसे तो हम नहीं बता सकते कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, बट आप जो भी एक्ट लेके आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते रहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है या नहीं। तो एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया माइंड में, ठीक है। अब वो कन्फ्यूजन कैसे आगे बढ़ता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट फीचर, साइलेंट फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। पहला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ कैसा लेंथीएस्ट है, यानी सबसे लंबा है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें डाली गई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी कंट्री का एक ही संविधान है, तो इसमें हर एक सेक्शन को जगह देनी थी, हर एक चीज़ों को इसमें अच्छे से मेंशन करना था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेंथीएस्ट आपको दिखेगा, ठीक है। अब आप कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, तो अमेरिका को जब आप देखते हैं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसा दिखता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंडिया का भी रिटन है और अमेरिका का भी रिटन है, ठीक है। पर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे कि जब उसे ओरिजिनली बनाया गया था, देखिए ओरिजिनली की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स थे, ठीक है। बट हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो है कम से कम 395 आर्टिकल्स आपको देखने के मिलेंगे, और 22 पार्ट्स में थे और 8 शेड्यूल के अंदर से डिवाइड करके रखा था, ठीक है। और अमेरिका में पर कितने थे, 7 आर्टिकल्स ओरिजिनली, ठीक है। अब क्योंकि टाइम बढ़ चुका है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल्स और आपके शेड्यूल्स और आपके पार्ट्स जो है बढ़ चुके हैं। सिमिलरली जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी आपको आर्टिकल्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। बट अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से तो ऑस्ट्रेलिया के कितने थे, 128 आर्टिकल्स, चाइनीज़ के 138 और कैनेडियन के 147, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि आपको अनरिटन दिखाई देगा, ठीक है। यानी ब्रिटिश में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिखा नहीं गया है, ठीक है। क्यों नहीं लिखा गया? बिकॉज वो लोग बिलीव करते हैं कि जो भी उनका जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में जितने भी एक्ट पास किए जाते हैं और इस एक्ट में जो जो प्रोविजंस लिखे गए हैं उसी को वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी एक्ट को बेसिकली पावर दे रखी है और उसी से जो भी फीचर्स उसमें लिखे होते हैं उससे वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से फॉलो करते हैं, ठीक है। जबकि हमने क्या कर रखा है, भले हम भी वो एक्ट को डिफरेंट एक्ट्स को अमेंडमेंट्स को निकालते हैं, लेके आते हैं, बट हमने उन एक्ट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे रखी है, ठीक है। तो हमने उन सारे एक्ट्स को मिला के बेसिकली अपना एक संविधान बना के रख रखा है। और सिमिलरली अमेरिका ने भी ऐसा ही किया, बट ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। उन्होंने अलग से कोई अपना संविधान नहीं बना के रखा, बल्कि जितने भी एक्ट उनके पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं उन एक्ट को वो एज अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रेफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि तो हमने डिस्कस कर लिया, हमारे यहाँ पहले ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 395 आर्टिकल्स थे, बट अब हमें 470 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। एंड अगर फर्दर कुछ अपडेट हुआ होगा तो और बढ़ गए होंगे। एंड उसको 25 मतलब पार्ट्स में और 12 शेड्यूल्स में उसको डिवाइड करके रखा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा साइज़ कैसे हो गया है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इतना लेंथीएस्ट, इतना बल्कि क्यों है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बेसिकली 4 फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला फैक्टर है हमारा जोग्राफिकल, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं जोग्राफिकली इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स है, इतना वास्ट है, इसलिए हमने डिफरेंट सेक्शन को डिफरेंट लोगों को उसमें जगह देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में लिखने के लिए, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हों, चाहे वो रिलीजनली अलग हों या लिंग्विस्टिकली अलग हो, तो हर एक चीज़ को उसमें डालने के लिए, इसलिए वो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको लेंथीएस्ट दिखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अगर देखते हैं तो वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। उसके अंदर इतने सारे प्रोविजंस डाले गए हैं और आज हम उससे फॉलो भी करते हैं, तो ये अपने आप में इतने सारे प्रोविजन ऑलरेडी उसमें हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको भी अपने अंदर मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कितना लेंथी हो जाएगा। थर्ड रीज़न है कि बेसिकली सेंटर और स्टेट का हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे सेंटर में भी अप्लाई होता है, स्टेट में भी, ठीक है। बट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सेंटर का भी कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और स्टेट के भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है। यानी उस कंट्री में डबल सिटीजनशिप बेसिकली अप्लाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ याद रखना कि 2019 से पहले अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हमारे सारे के सारे स्टेट्स जो थे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते थे, तो आंसर हमारा गलत होगा। बिकॉज 2019 से पहले हमारा JNK था, ठीक है, जिसका अपना खुद का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है।
बट और जो स्पेशल स्टेटस जो उसे मिला था वो आर्टिकल 370 के तहत उसे दिया गया था। बट क्योंकि 2019 में ये स्पेशल स्टेटस जो है उससे छीन लिया गया था, ठीक है। किस ऑर्डर के तहत? एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, ठीक है। और इस ऑर्डर ने बेसिकली सुपरसीड कर दिया पहले का जो ऑर्डर था। पहले का कौन सा ऑर्डर था? द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। यानी अब 1954 वाला ऑर्डर एकदम रद्द हो चुका है। अब जिस ऑर्डर के थ्रू ये काम चलेगा वो होगा 2019 का, ठीक है। तो यानी 2019 ऑनवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर बाकी सभी स्टेट्स की तरह वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे जो पूरा कंट्री फॉलो करता है, ठीक है। और आर्टिकल 370 के तहत जो भी स्पेशल स्टेटस था वो भी इससे छीन लिया गया है। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, उसने बाइफर्केट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर को इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज़ में। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी आपकी जम्मू एंड कश्मीर है एंड दूसरी यूनियन टेरिटरी आपकी लद्दाख है, ठीक है। बिकॉज लद्दाख पहले जब जम्मू कश्मीर के अंदर आता था तो उसका इतना डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता था, और लद्दाख के सिटीजन्स जो थे, वहाँ के लोग जो थे, हमेशा डिमांड करते थे कि हमें अलग से स्टेटस मिलना चाहिए, हमें अलग से यूनियन टेरिटरी आप डिक्लेयर कर दो, सो दैट हमारे यहाँ का भी डेवलपमेंट हो सके, हमारे यहाँ भी जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब भी अच्छे से खुल सकें, ठीक है। तो उसके लिए ये सब किया गया था। बाकी जो फर्दर डिटेल्स है, स्टेट्स कैसे बने, रीऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कैसे हुआ, तो वो आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न था बल्कि लेंथीएस्ट होने का, वो है डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब लोग बैठे थे, तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ज़्यादातर लोग बेसिकली लीगल बैकग्राउंड से थे, या तो लॉयर्स थे, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी के, तो वो खुद एक लॉयर थे, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं जब इतने सारे लॉयर्स मिलकर बैठेंगे तो कितनी सारी लीगल टर्म्स होंगी, उसके क्लॉजेस होंगे, तो सब चीज़ें उसमें ऐड की जाएंगी, एक एक चीज़ें, और ये सारी चीज़ें ऐड करने से क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी हो जाएगा। तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीज बनाते हैं, ठीक है। बट हमें प्राउड होना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, भले ही वो कितना मर्जी लेंथी क्यों ना हो, कितनी ही लीगल टर्म्स उसके अंदर क्यों ना हो, बट हर एक सेक्शन को उसमें रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है। हर एक सेक्शन हो, चाहे वुमेन हो, चाइल्ड हो, हर किसी के बारे में बेसिकली उसमें बात की गई है, ताकि हर किसी के राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस के बारे में ही नहीं लिखा गया है कि हमारा गवर्नेंस कैसे होना चाहिए, ठीक है। जबकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी ऐड किया गया है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कैसे चलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा साइलेंट फीचर्स आता है। नेक्स्ट हमारा फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है। तो अगर हम नॉर्मल देखें तो जो हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है, ठीक है। कि स्ट्रक्चरली बेसिकली कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का था, वैसे ही मिलता जुलता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिलोसफिकल पार्ट देखें, यानी फिलोसफिकल बेसिकली क्या है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिया, बिकॉज अमेरिका ने काफ़ी अच्छे से फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया है, अच्छे से इसको कैटेगराइज किया है, तो इसलिए हमें वो चीज़ अच्छी लगी, तो उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। सिमिलरली डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट को काम करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज़ हमने एयरिश यानी आइलैंड से लिया है। पॉलिटिकल पार्ट की बात करें तो पॉलिटिकल पार्ट का मतलब है बेसिकली कि क्या क्या प्रिंसिपल है कैबिनेट गवर्नमेंट के, यानी जो कैबिनेट गवर्नमेंट होती है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे, कैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का रिलेशन होगा, उस चीज़ को हमने कहाँ से उठाया, ब्रिटिश से उठाया। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट की जब भी बात आती है तो ब्रिटिश कम से कम 200 साल तक इंडिया में रूल करके गए थे, अपनी सरकार उन्होंने यहाँ पे चलाई, तो कहीं ना कहीं जो सरकार वो चला रहे थे तो इंडियंस उनसे काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ थे, ठीक है। वो उस चीज़ को समझते थे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, कौन कौन बेसिकली लॉ बनाएगा, कैसे लॉ बनेगा, तो इस चीज़ को बेहतर समझते थे। अगर हम ये चीज़ किसी और कंट्री से लेके आते तो काफ़ी टाइम लग जाता उस चीज़ को समझने में। हमारे लोग बेसिकली इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे जो उसे समझ पाते एक नए सिस्टम को, इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ उठाना ज़रूरी समझा, ठीक है। बाकी जो रेस्ट ऑफ दी चीज़ें हैं कि क्या क्या किस किस कंट्री से क्या क्या चीज़ें उठाई गई हैं, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। पूरी टेबल टाइप है तो उससे आपको डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट फीचर आता है वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको ना ही ज़्यादा रिजिड दिखाई देगा, रिजिड इन द सेंस कि उसमें जो चेंजेस लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। और इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप सिंपल मेजॉरिटी से बेसिकली आप उसमें चेंजेस ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लेंड है, मतलब कहीं कहीं आपको सिंपल मेजॉरिटी से आपको अमेंडमेंट कर पाओगे, और कहीं कहीं कुछ ऐसे प्रोविजंस है, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी से ही चीज़ें अमेंड होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिजिड आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आपको अमेरिका का देखने को मिलता है कि अमेरिका में कोई भी चीज़ अमेंड करने के लिए इतना ज़्यादा प्रोविजंस हैं, इतनी ज़्यादा रिजिडिटी है कि आसानी से कोई भी पार्लियामेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो है उसे चेंज नहीं कर पाती, ठीक है।
सिमिलरली अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इतना फ्लेक्सिबल है कि वहाँ पे अमेंडमेंट करने के लिए मतलब आसानी से अमेंडमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। बट हम दोनों ने क्या किया, इन दोनों का ब्लेंड किया, इन दोनों को मतलब दोनों से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने ली हैं। अमेरिका से रिजिडिटी जैसा रिजिडिटी लिया है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लेक्सिबिलिटी ली है, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली कर सकते हैं, मतलब अमेंडमेंट के लिए सिंपल मेजॉरिटी बेसिकली क्या होता है। तो बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है कि जैसे मान लो आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। तो लोकसभा की जो बेसिकली टोटल स्ट्रेंथ है वो 545 है, ठीक है। 545 में से मान लो 300 बेसिकली एमपीज़ उस समय प्रेजेंट हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर है, लोकसभा में। एंड उन 300 में से उन 300 प्रेजेंट है, उन्होंने वोट करना शुरू कर दिया। और 300 में से बेसिकली, ठीक है, तो इन 300 का बेसिकली हम हाफ लेंगे। हाफ बेसिकली कितना हो जाएगा 150, और 150 में +1 जोड़ देंगे, ठीक है। यानी जो भी आपकी मेजॉरिटी है, ठीक है, यानी हाफ से भी ज़्यादा जब आपकी मेजॉरिटी रहेगी तो हम इसे सिंपल मेजॉरिटी कहेंगे, ठीक है। अब हम इसे एग्जांपल से समझते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो सिंपल मेजॉरिटी जब भी होगी वो हमेशा आर्टिकल 368 के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी, ठीक है। यानी कोई भी अमेंडमेंट अगर हम सिंपल मेजॉरिटी से करते हैं तो उसको आर्टिकल 368 के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से करते हैं इसको। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है लोकसभा का। तो लोकसभा में जैसे कि हम जानते हैं 545 जो है टोटल स्ट्रेंथ है। उन 545 में से मान लो उस दिन जिस दिन बेसिकली वोटिंग होनी थी सिर्फ 400 लोग प्रेजेंट थे, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं ज़रूरी नहीं है जितने लोग हो एमपी में उन सभी को हमेशा आना हो, ठीक है। तो मान लेते हैं उस दिन 400 लोग प्रेजेंट थे और उन्होंने वोटिंग अपनी अपनी डाली, ठीक है। तो जिस भी चीज़ के लिए वोटिंग डाली गई उसमें से मान लो कोई भी बिल आया, ठीक है, उसके लिए वोटिंग करनी थी, जिसमें से कम 200 लोग जो है एग्री हो गए उसके लिए, ठीक है, कि हाँ हम इसको सहमति देते हैं। तो 200 में से 200 + 1 को गिना जाएगा, यानी कम से कम उस बिल को पास करने के लिए 201 की वो होनी चाहिए, ठीक है, वोटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर 201 आपको वोट मिल जाएंगे तो वो अमेंडमेंट या फिर वो पर्टिकुलर बिल जो है बेसिकली सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिंपल मेजोरिटी किस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट हम करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी अब हमने समझ लिया, अब हम स्पेशल मेजॉरिटी करते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी कहता है 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, और साथ साथ क्या चाहिए इसको, मेजॉरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, ठीक है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे इसे भी। सो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। तो हमने लोकसभा का एग्जाम्पल लिया है। लोकसभा में टोटल 545 टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी का केस जो मैंने बताया था कि स्पेशल मेजॉरिटी के लिए आपको क्या चाहिए कि जो टोटल आपकी स्ट्रेंथ है लोकसभा की, ठीक है। मान लो जिस दिन आपका ये कोई बिल में वोटिंग होनी थी उस दिन केवल 450 मेंबर ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। और वो 450 मेंबर्स ने प्रेजेंट है और उन्होंने वोट दी, तो उसका हम 2/3 लेंगे, ठीक है। तो कम से कम 450 लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे और उन्होंने अपना अपना वोट दिया। तो उनका अगर हम 2/3 लेते हैं यानी हम 300 लोग, ठीक है। अगर ऐसे 300 लोग मिल जाते हैं जो बेसिकली उस वोट के लिए सहमत थे, ठीक है, मतलब सहमति उनकी होनी चाहिए। साथ ही साथ कंसिडर करना है यहाँ पे कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50%, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ 545 है, उसका 50% कितना हो जाएगा 272.1। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने इसे 273 ले लिया है। तो यानी 273 भी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो 300 लोग एग्री हुए हैं उस पर्टिकुलर बिल के लिए, तो वो 273 से ज़्यादा है। तो इट मीन्स वो पर्टिकुलर बिल जो है अमेंडमेंट के लिए स्पेशल, मतलब उस पर्टिकुलर बिल के लिए स्पेशल अमेंडमेंट जो है पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। बट अगर यहीं पे 300 की जगह मान लो 200 आ जाता, ठीक है, अगर हम उस समय प्रेजेंट जो होते वो लोग कम होते और ये 200 आ जाता, बट कितनी होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हम जो भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% जितना होगा उससे ज़्यादा होना चाहिए 2/3 की मेजॉरिटी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पर्टिकुलर बिल या फिर वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास नहीं होगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्पेशल अमेंडमेंट की तरफ, स्पेशल मेजॉरिटी की तरफ। सेकंड है वो कहता है कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा अगर मान लो कुछ ऐसा अमेंडमेंट है जहाँ पे स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन की ज़रूरत है, मतलब स्टेट्स की भी हाँ की ज़रूरत है, मतलब हम कुछ ऐसा अमेंडमेंट कर रहे हैं जहाँ पे स्टेट्स को भी मतलब उससे कुछ ना कुछ मतलब स्टेट के अंदर वो भी चीज़ आ रही है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि हर मतलब स्टेट से भी पूछ लिया जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल जितनी स्टेट्स हैं इंडिया में सबसे रेटिफिकेशन है, नहीं। टोटल जितने भी हैं उसके अगर आधे स्टेट्स ने रेटिफिकेशन कर दिया, मतलब हाँ बोल दी उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के लिए, तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी पार्लियामेंट की, जैसे कि हमने ऊपर देख लिया है।
2/3 मेजॉरिटी चाहिए और मेजॉरिटी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ की। अगर वो हो जाती है और साथ साथ रेटिफिकेशन मिल जाता है तो भी वो स्पेशल मेजॉरिटी से हो जाएगा। और स्पेशल मेजॉरिटी जो भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा आर्टिकल 368 के अंदर आती हैं, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी से हुई हुई अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 3 फीचर्स को बेसिकली डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। 4th फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस, ठीक है। तो यानी आपको कहीं जगह पे लगेगा कि हमारा फेडरल सिस्टम है बट यूनिटरी हमने इसको रखा है, ठीक है। कैसे, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर हम देखते हैं आर्टिकल 1 जो कि कहता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि इंडिया जो है फेडरल गवर्नमेंट से बना हुआ है, मतलब हमारे फेडरल वो है, बट कहीं भी फेडरेशन वर्ड आपको जो है बेसिकली देखने को नहीं मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मतलब फेडरल सिस्टम तो है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, बट वो यूनिटरी की तरह चलती है, ठीक है। क्योंकि इंडिया का जो फेडरेशन, इंडिया बेसिकली फेडरेशन वर्ड को क्यों यूज़ नहीं करता, जबकि वो फेडरल सिस्टम को फॉलो तो करता है बट उस वर्ड को यूज़ नहीं करता अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका बेसिकली मेन ये चीज़ है कि जो फेडरेशन है, अगर हम यूएसए की फेडरेशन देखें तो वहाँ पे अगर आप देखो कि यूएसए जो है 50 स्टेट्स को मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो 50 अलग अलग स्टेट्स जो थे, मतलब ओरिजिनली आई थिंक कम स्टेट्स थे, धीरे धीरे वो बेसिकली सॉरी माय मिस्टेक, ओरिजिनली बेसिकली 50 स्टेट्स थे, ठीक है। उन्होंने बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया। साइन करने के बाद वो सब आपस में एक फेडरेशन से जुड़ गए और फिर वो एक यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेसिकली फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये वाली जो फेडरेशन है वो इंडिया की फेडरेशन से अलग है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने फेडरेशन वर्ड को यूज़ नहीं किया, ठीक है। बिकॉज हमारे जो स्टेट्स आप देखने को मिलेंगे कि जब हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे बहुत सारे, तो उसको जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसे जोड़ा था तो कुछ तो सहमति से आके जुड़ गए थे, और कुछ जो थे जैसे हैदराबाद हो गया, आप जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जो है साइन किया गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इट मीन्स ये नहीं है कि जितने भी स्टेट्स से सबने कोई एग्रीमेंट पे साइन किया हो कि हाँ हमें भारत के साथ रहना है तो हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, बट कल कोई एग्रीमेंट अगर मतलब नहीं होगा तो हम टूट जाएंगे, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था। क्यों एग्रीमेंट नहीं था? बिकॉज ब्रिटिशर्स से पहले जो इंडिया था वो पूरा यूनाइटेड था। आप देख सकते हो मुगल्स ने रूल किया, मराठास रूल करके गए, तो सब एक भारत में रूल करके गए हैं, ठीक है। तो पहले से हम सब एक साथ जुड़े हुए थे, तो क्यों हम एग्रीमेंट बेसिकली करते? तो वो एग्रीमेंट हमारे यहाँ नहीं था, बट हमारे यहाँ स्टेट्स आपस में जुड़े और मतलब जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी स्टेट्स को एक साथ लेके आए, बट उसको लेके आने का मतलब फेडरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कारण है कि यूएसए जो फेडरेशन को यूज़ करता है वो डिफरेंट है, और हमारा ऐसा कोई भी फेडरेशन नहीं हुआ है अपने स्टेट्स के साथ। साथ ही साथ आप देख सकते हैं क्योंकि फेडरेशन हमने वर्ड यूज़ नहीं किया है बिकॉज हमारे यहाँ जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास कोई राइट नहीं सेसीड करने का फ्रॉम द फेडरेशन से, ठीक है। मतलब कि ऐसे कोई फेडरेशन नहीं हुई है कि कोई भी स्टेट जब मर्जी चाहे बोल दे कि हाँ अब हमें इंडिया के साथ नहीं रहना, हमें अपनी अलग कंट्री बनानी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। बट फिर भी अब देखते हैं कि यूनिटरी होने के बावजूद भी फेडरेशन देखने को मिलती है हमारे संविधान में। कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो बेसिकली दिखाते हैं कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। पहला फीचर है टू गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो टू गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर्स मतलब एक तो सेंटर हो गया और एक स्टेट हो गया, बट जैसा कि हम जानते हैं अब तो थ्री गवर्नमेंट आ गया है, मतलब एक लोकल गवर्नमेंट भी आ गए हैं जहाँ पे आपको गांव में पंचायत देखने को मिलती है, और जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे म्यूनसिपालिटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट ये दर्शाती है कि हमारे फेडरल सिस्टम है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह का फेडरल सिस्टम की एक निशानी होती है, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हम सब ने, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, हम सभी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपना सुप्रीम माना है, ठीक है, किसी की सेंटर पावर को नहीं। नेक्स्ट है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड है कि मतलब इतना रिजिड इसलिए बिकॉज कि अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट सेंटर में जीत के आती है तो वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि हम जीत के आए हैं तो हम अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर देंगे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को इतना रिजिड बनाया गया है कि कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे सेंटर अपने आप से अमेंडमेंट ना कर सके, तो उसके लिए स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत होगी, जैसा कि हमने अभी देखा आर्टिकल 368 के अंदर कि जहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे जहाँ पे अमेंडमेंट करने के लिए आपको स्टेट से भी सहमति लेने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है कि फेडरल सिस्टम है, मतलब सेंटर अपनी अपनी मनमानी नहीं दिखा सकता, स्टेट को भी उससे पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिखाता है कि ये फेडरल सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी कि हमने अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है, ठीक है, कि वो स्टेट चाहे तो वो भी अपना जुडिशरी से जो भी जुडिशरी से बेसिकली काम कर सकता है, और सेंटर चाहे तो वो भी कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेंटर में जो भी गवर्नमेंट आएगी वो जुडिशरी को अपने हिसाब से काम करवाएगी, नहीं, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट रहेगी, किसी के दबाव में आके काम नहीं करेगी, ठीक है। जो भी आप देख सकते हैं हमारी जुडिशरी बेसिकली इतना अच्छा माना जाता है कि वो एकदम कोई बाइस डिसीजन नहीं लेती, ठीक है। चाहे वो सेंटर कितना मर्जी दबाव क्यों ना हो, वो हमेशा जो लॉज हैं, जो भी सबूत है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है। तो ये दर्शाता है कि हमारी जुडिशरी कैसी इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है बाइकैमरलिज्म।
तो ये हमें सेंटर में भी देखने को मिलता है, स्टेट में भी देखने को मिलता है। सेंटर में हमारा लोकसभा राज्यसभा है, स्टेट में हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल है। हालांकि काउंसिल आपको कुछ ही स्टेट्स में देखने को मिलेगी, ठीक है, बट ये भी दर्शाता है कि फेडरल है, ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो बताती है कि हम इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी फॉलो करता है। पहला है स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे कि हम जानते हैं कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ पे सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, मतलब सेंटर के द्वारा बने हुए लॉज को ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो वो केसेस क्या हैं हम आगे वाले क्लासेस जो होंगी, जब चैप्टर्स आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब चाहे वो पर्सन सेंटर में रहता हो या फिर डिफरेंट स्टेट्स में रहता हो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक ही होगा, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं पहले जम्मू कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते थे, बट अब 2019 से क्या हो गया, वो भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं सब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये बेसिकली दिखाता है कि हम यूनिटरी को फॉलो करते हैं, ठीक है, ठीक है, कि हमारा सिस्टम बेसिकली यूनिटरी है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, की सेंटर की एक ही और स्टेट्स की भी एक है, जबकि आपको पता है अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको डबल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी, यानी उनका जो सेंटर है यानी जो फेडरल है वहाँ की अलग सिटीजनशिप है। अगर वो पर्सन किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है, जैसे आपका पेंसिल्वेनिया हो गया है या फिर, ठीक है, सिमिलरली अगर कोई पर्सन कैलिफोर्निया का रहने वाला है तो उसका अलग सिटीजनशिप होगा, कोई अगर टेक्सास का रहने वाला है तो उसका अलग सिटीजनशिप होगा, ठीक है। तो इस तरह से डबल सिटीजनशिप चलती है यूएसए में, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये क्या शो करता है कि इंडिया में भी इंडिया में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो सेंट्रल टेंडेंसी को शो करते हैं कि हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे पार्ट है जो इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस उसे अमेंड करना ईजी है, ठीक है। क्योंकि उसे अमेंड करना ईजी है, इट मीन्स सेंटर के पास इतनी पावर हो सकती है कि वो उसको अमेंड कर सके बिना स्टेट की परमिशन के, बिकॉज यहाँ पे जो रेटिफिकेशन की बात नहीं करी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड है जुडिशरी। क्यों, आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल पे सबॉर्डिनेट कोर्ट है, फिर आपका उससे ऊपर जाएंगे तो आपका हाई कोर्ट आएगा, देन आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मान लो किसी को सबॉर्डिनेट कोर्ट में न्याय नहीं मिलता तो हाई कोर्ट पे अपील डालता है, हाई कोर्ट में नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में अपील डालता है अपनी, ठीक है। तो ये शो करती है कि हमारा इंटीग्रेटरी है, ठीक है, इंटीग्रेट आपस में सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। जबकि यूएसए में आपको क्या देखने मिलेगा, हर डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने जुडिशरी हैं, और जो पर्सन जिस स्टेट का है, ठीक है, वो उसको बेसिकली वहीं पे न्याय मिलेगा, ठीक है। उसकी जो जजमेंट होगी या फिर जो भी अपील होगी वो भी वहीं पे सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो वो टेक्सास का रहने वाला है, ठीक है, और वहाँ की जो हाई कोर्ट है बेसिकली वहाँ पे उसका मतलब केस चल रहा है, तो फर्दर अपील वो सेंटर के जो फेडरल कोर्ट है वहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड आपको यूएसए में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। तो ये तो आपको जानते हैं, स्टेट गवर्नर हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्टेट नाराज़ भी होता है कि जो गवर्नर जो बैठाया जाता है स्टेट में वो हमेशा सेंटर का ही भेजा हुआ होता है, तो उसको सेंटर का एजेंट भी बोला जाता है कि जिस तरह सेंटर बोलती है उस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये भी शो करता है यूनिटरी फीचर को। नेक्स्ट है आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि आपकी आती है IS है, आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन पब्लिक पुलिस सर्विस है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि रिक्रूटमेंट तो आपका सेंटर ही करता है, बट रिक्रूटमेंट करने के बाद आपको डिफरेंट स्टेट्स यानी जो भी कैडर आपको एलोकेट होते हैं बेसिकली वहाँ आपको भेज दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको राजस्थान भेजा है या फिर जम्मू कश्मीर भेजा है, तो आपको उस वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है, बट याद रखना रिक्रूटमेंट कौन करता है, सारा सेंटर गवर्नमेंट करता है। नेक्स्ट जो है फीचर वो है इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। तो इमरजेंसी जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है या फिर इंटरनल एग्रेशन है या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी कुछ लग रही है, या फिर कोई भी स्टेट जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की इमरजेंसीज होती हैं जो हम इसी चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तो उस समय क्या होता है, ऑब्वियसली जब इमरजेंसी लगती है किसी भी स्टेट में, तो स्टेट की जो जितनी भी पावर होती है सेंटर के पास आ जाती है। तो वहाँ पे कोई भी लॉ बनाना है या फिर कोई भी लॉ इंप्लीमेंट करना है, सब कुछ सेंटर के हाथ में होता है, ठीक है। तो उस केस में भी अगर आप देखोगे जो आपकी जो ऑल इंडिया सर्विसेज के दौरान जो भी आपके जो मतलब IS होते हैं, IPS होते हैं, तो क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है तो अब उन्हें स्टेट के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, बिकॉज वहाँ पे सेंटर आ गई है। तो सेंटर बेसिकली लॉ बनाएगी और इंप्लीमेंट कौन करेगा, वही IS IPS जो है बेसिकली काम करेंगे, बट वो सेंटर के अकॉर्डिंग काम करेंगे बिकॉज इमरजेंसी लग रही है उस पर्टिकुलर स्टेट में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे फॉरेन बेसिकली कह सकते हैं मतलब एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बेसिकली इसको क्या क्या नाम दिया है, ठीक है। तो केसी वेरे बेसिकली कहते हैं कि ये क्वाजी फेडरल की तरह दिखता है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्वाजी फेडरल है, मतलब पूरी तरह से फेडरल नहीं है बट क्वाजी है, ठीक है। जैसे कि अपने हम बात की है कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो फेडरल सिस्टम को दर्शाते हैं, कुछ ऐसे ही यूनिटरी को। क्योंकि हम आर्टिकल 1 के तहत कहते हैं कि इंडिया ऐसे यूनियन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा यूनिटरी को फॉलो करते हैं, ठीक है। सिमिलरली मॉरिस जॉन्स क्या कहते हैं, उनका मानना है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, ठीक है। तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ग्रैंड के अकॉर्डिंग ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जहाँ पे कॉपरेशन होती है सेंटर एंड स्टेट्स की, ठीक है। आइवर जेनिंग्स के अकॉर्डिंग है फेडरेशन विद अ सेंट्रल टेंडेंसी, की फेडरेशन तो है
स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर तो है, बट टेंडेंसी क्या है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी सेंटर काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबने अपने अपने अलग अलग कोट्स दिए हैं, तो आप इस कोट्स को अपने एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि हमने बात की थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको कुछ ही बेसिकली स्टेट्स में देखने को मिलेगी, तो आपको बेसिकली नाम बताने ऐसे कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पे अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो आपको गवर्नमेंट दिखाई देगी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये जो हमने फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्यों लिया है, बिकॉज ब्रिटिश यहाँ पे काफ़ी टाइम से रूल कर रही थी, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर वो फॉलो कर रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा अवेयर थी इंडियन सिटीजन्स। तो इसीलिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना हमारे बेसिकली इंडिया के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या करता है, वो एक कॉपरेशन का काम करती है, साथ साथ कोऑर्डिनेशन का काम करती है बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है कि वो एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ने कोई भी लॉ बनाया, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव ने उसे एग्जीक्यूट किया, तो बेसिकली कैसा एग्जीक्यूशन हुआ है, क्या हुआ है, उसे तो लेजिस्लेटर जो है बेसिकली उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलेगा, बट ये चीज़ जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं देखने को मिलती। ठीक है, साथ ही साथ इसको वेट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। वेट मिनिस्टर इसलिए बिकॉज ब्रिटिश में यानी ब्रिटेन में एक लंदन में एक सिटी है वेट मिनिस्टर, जहाँ पे ब्रिटिश की गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, इसलिए उस जगह के नाम पे इसको नाम दिया गया है। साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, एंड इसे कैबिनेट गवर्नमेंट का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो आप ये 3 नाम को सजेस्ट कर सकते हैं। अब मेन फीचर्स क्या क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, वो हम देखते हैं। सबसे पहला फीचर है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो रियल है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और नॉमिनल कौन है, हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, कि मेन जो पावर होती है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, जैसे कि हम जानते हैं वही गवर्नमेंट को चलाते हैं, उनके अंदर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं सब मिलकर डिसीजन को लेते हैं। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी डिसीजन को लिया जाता है उसको बेसिकली कंसेंट करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी डिसीजन लिया और प्रेसिडेंट के पास वो पहुंचा है उनके एसेंट के लिए, उनकी सहमति के लिए, तो उन्हें वो सहमति देनी पड़ेगी। आगे हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में कि हो सकता है कि फर्स्ट इंस्टांस में, ठीक है, यानी पहली बार में वो सहमति ना दें। ठीक है, उनके लिए रिकन्सिडरेशन करने के लिए भेज दे कि जो भी आपने एडवाइस दिया पहले उसे फिर से एक बार रिकन्सिडर करो, अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। बट कई बार ऐसा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज कर देती है कुछ चीज़ों को, और कई बार बिना चेंज करे वापस से वो भेज देती है, तो प्रेसिडेंट को बेसिकली एसेंट देना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फीचर है मेजॉरिटी पार्टी रूल। ठीक है, ऑब्वियसली जो भी पार्टी मेजॉरिटी से जीत के आएगी, ठीक है, वही सेंटर पे रूल करेगी और वही पार्लियामेंट जो है फॉर्म करेगी। ठीक है, नेक्स्ट एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव की, लेजिस्लेचर की, जैसे कि हमने बात की कि कोई भी लॉ जो बनाया जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बेसिकली जैसे कि हमने लोकसभा लिया है, तो लोकसभा में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 545। ठीक है, तो टोटल MPs 545 है। तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है बेसिकली, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब बनाना होता है, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली वो होते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, एंड वो मिलके जो है बेसिकली चीज़ों को लॉ बनाते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और जो मेन होते हैं MPs जो बचे रहते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यानी जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है, जो इम्प्लीमेंट करने की बात की है, तो वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कल को कुछ भी ऐसी चीज़ उन्होंने कुछ भी डिसाइड किया तो लेजिस्लेटर के पास पावर होती है कि वो पार्लियामेंट में बैठ के, ठीक है, उनसे वो क्वेश्चंस कर सकते हैं कि भाई आपने ये चीज़ क्यों लेके आए, ऐसे उसे क्यों इम्प्लीमेंट किया। तो जैसा कि हम न्यूज़ में भी कभी सुनते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मान लो कोई ऐसा एक्ट लिया है, कुछ ऐसा बिल पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो लेजिस्लेचर उनसे सवाल भी पूछते हैं कि आप जैसे पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के हो तो आपने इस मिनिस्ट्री के लिए क्या क्या काम किया है, या फिर कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बेसिकली। तो एक तरह का क्या दिखाता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर में उनकी मेंबरशिप होती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और CM एज अ लीडर की तरह काम करता है, और सेंटर में आपको PM लीडर दिखाई देंगे और चीफ मिनिस्टर जो होंगे स्टेट में। ठीक है, डिजोल्यूशन होता है लोअर हाउस का, यानी लोकसभा का। ठीक है, और लोकसभा मतलब सेंटर में लोकसभा का आप डिजोल्व कर सकते हो, और असेंबली में मतलब स्टेट में असेंबली को। ठीक है, तो यानी कोई भी पार्टी, ठीक है, चाहे वो सेंटर में हो स्टेट में हो, अगर वो प्रॉपर अपनी मेजॉरिटी शो नहीं कर पाती, ठीक है, तो उनको बेसिकली डिसॉल्व किया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके। ठीक है, जो कि हम आगे पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। तो ये सारे फीचर्स आपको क्या दिखाते हैं,
ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को देख लेते हैं जो कि अमेरिका का है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका का ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने नहीं लिया बिकॉज वहाँ पे जो है पावर किसके पास होती है, सारी की सारी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है बिटवीन टू ऑर्गन्स, यानी जो लेजिस्लेटिव है जो लॉ बना रही है, एग्जीक्यूटिव जो है एग्जीक्यूट कर रही है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दोनों को अपना सेपरेट काम करना होता है। जो लॉ बना रहा है वो लॉ बनाएगा, उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछ सके एग्जीक्यूटिव से कि आपने ऐसा क्यों एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो यही कारण है कि हमने इस मॉडल को नहीं अडॉप्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फीचर की तरफ। नेक्स्ट एक पॉइंट और रह गया था कि जैसे कि हमने यहाँ पे बात की है कि इंडिया ने बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश से बेसिकली लिया है। बट अब देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज़ का है? पहला कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन बॉडी नहीं है, ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। यानी हमने अपनी सोवरेनिटी कॉन्स्टिट्यूशन को दी है कि हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले है, ठीक है, जबकि ब्रिटिश में उनका पार्लियामेंट सबसे पहले है। क्यों? बिकॉज ब्रिटिश में आप देख सकते हो, हमने बात की थी, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको फॉलो करते हैं वो सब लोग, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी लॉ बनाया जाता है उन्हीं लॉ में जो भी फीचर्स होते हैं उनको वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया कि हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, ठीक है। सेकंड फीचर ये है कि जो इंडियन स्टेट में जो हमारा जो इलेक्टेड हेड होता है, ठीक है, उससे हम रिपब्लिक बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो हेड होता है वो बेसिकली इलेक्ट होकर आया होता है, ठीक है। जबकि ब्रिटिश में आपको देखने को मिलेगा क्वीन सिस्टम चलता है, वहाँ पे मोनार्की है, हेरिडेटरी हेड होता है बेसिकली कि एक राजा है तो उसका बेटा भी फिर राजा बनेगा एंड सो ऑन, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चले जाएगा, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस है जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम को बेसिकली डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है भले ही इंडिया और ब्रिटेन का, ठीक है, तो दोनों ही केस में जो रोल है प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है यानी पॉलिटिकल एक्सपर्ट लोग जो है इस चीज़ को पार्लियामेंट्री सिस्टम ना बोल के प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट बोलते हैं कि यहाँ पे बेसिकली किसकी चलती है, प्राइम मिनिस्टर की चलती है। जैसा प्राइम मिनिस्टर करेगा वैसे वैसे सरकार चलेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट एक्सपर्ट्स लोगों का कहना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं पे रखते हैं इस चैप्टर का। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है तो इसको नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। तो अब हम डिस्कस करते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो पिछले वीडियो में हमने पूछे थे चैप्टर 2 से, ठीक है। तो ये सोल्यूशंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो बेसिकली कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं है। तो जैसे कि हम जानते हैं पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर तो थे, बट जो विलियम वुड है वो बिल्कुल नहीं थे। तो आंसर उसका ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरिम गवर्नमेंट जो कि फॉर्म हुई थी 1946 में, तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट जो थे कौन थे? तो उसके वाइस प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाता है ए। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट हो या फिर जब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जब फ्री इंडिया हो, दोनों ही टाइम जो थे मतलब जवाहरलाल नेहरू पहले तो एज अ वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट में, पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एज अ प्राइम मिनिस्टर की तरह उन्होंने पद संभाला था। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन कि कौन सा बेसिकली कौन सा आइडिया जो मतलब आइडिया जो था सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सबसे पहली बार किसने दिया था? तो जैसे कि हम जानते हैं स्वराज पार्टी 1934 एम.एन. रॉय जो थे उन्होंने दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड? पहला है कि असेंबली वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट सही है, मतलब बेसिकली स्टेटमेंट बेसिकली गलत है क्योंकि असेंबली में जब हम देखेंगे तो एडल्ट सफरेज थी, बिकॉज प्रोविंशियल में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो इलेक्शन के थ्रू ही तो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव को भेज रही थी, बट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी जहाँ पे पूरी जनता को यानी लोगों को बेसिकली राइट दिया हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड है द असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं था, इनडायरेक्ट था। असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी। यस, मल्टी पार्टी आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ कांग्रेस थी वहाँ पे नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। मतलब जो आपको गलत स्टेटमेंट पूछी है वो फर्स्ट एंड सेकंड है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फोर्थ है असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमेटी। यस, बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई थी, चाहे मेजर कमेटीज़ हो माइनर कम्युनिटीज़ हो, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाता है 1 एंड 2, ठीक है, कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला कि इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम बीइंग द ड्राफ्टिंग कमेटी। बहुत सारी कमेटीज़ काम करी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने में एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो ये करेक्ट है। Minority communities like Christians, Anglo-Indians, Parsis were adequately represented in the assembly. Yes. It was elected on the basis of universal adult franchise. तो ये गलत है, यूनिवर्सल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वॉज बेस्ड ऑन 6th शेड्यूल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 विच अलाउड फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी बेस्ड ऑन द टैक्स प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन। तो ये भी सही है, ठीक है, कि वहाँ पे उस समय लिमिटेड लोगों को ही फ्रेंचाइजी मिली थी ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ कि
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स चुने गए थे वो बेसिकली कैसे चुने गए थे, ठीक है, नॉमिनेटेड थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, या फिर वो नॉमिनेटेड थे गवर्नर जनरल के द्वारा, या वो इलेक्टेड थे बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, या फिर वो इलेक्टेड थे बाय द नेशनल कांग्रेस या मुस्लिम लीग। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बेसिकली किसने चेयर की थी? तो 7th का आंसर है सी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कि बेसिकली टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। बाद में जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? HC मुखर्जी एंड TT कृष्णमाचारी। 8th क्वेश्चन है, कौन चेयरमैन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया का? तो 8th का आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9th है कि एडवाइजरी कमेटी जो थी फंक्शनल राइट एंड माइनॉरिटी से रिलेटेड, बेसिकली कौन इसके चेयरमैन थे? तो 9th का आंसर है सी, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो वही है कॉन्स्टिट्यूशन सीटेड है। पहला, द रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस, नेहरू के द्वारा लेके आया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रियम्बल फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और एम्स, ठीक है, तो प्रियम्बल में सारे वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो सब लिखी गई हैं, ये भी सही है। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन पावर है कहाँ से मिलती है? सोर्स ऑफ पावर पीपल है। हेड ऑफ द स्टेट जो इलेक्टेड बाय पीपल्स डायरेक्टली, नो, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हमारा प्रेसिडेंट है। एंड क्या वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है? नहीं, इनडायरेक्टली होता है। तो आंसर इसका क्या है? ए हो जाता है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी? तो नेशनल फ्लैग कमेटी के चेयरमैन जो है बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी? तो 12th का आंसर है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 13th था बेसिकली कमिटीज़ और उनके चेयरमैन को आपको मिलाना था, तो इसका आंसर हो जाता है सी, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रेस गैलरी कमेटी की जो चेयरमैन थी उषा नाथ सेन थी, एंड एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एस वरदाचारी थी। एंड थर्ड है फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो कौन सा था? ई, GV मावलंकर है। एंड एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका हो जाता है चेयरमैन नलिनी रंजन सरकार। 5th है कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस, तो इसके चेयरमैन है बी, पीताम्बर सीतारमैया। एंड लास्ट है क्रेडेंशियल कमेटी, उनके चेयरमैन कौन है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। तो यहाँ पे सारे MCQs के हमने सॉल्व कर लिए हैं। होप आपके जो भी डाउट्स थे इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और मोस्टली सबके आंसर सेम ही थे। सो अब आगे चलते हैं मेंस क्वेश्चन की तरफ। तो मेंस का क्वेश्चन जो मैंने पूछा था ये था कि डू यू एग्री विद सम ऑफ द क्रिटिसिज्म मेड अगेंस्ट द कंपोजिशन एंड द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिस तरह से कंपोजिशन थी कि जनरल, मुस्लिम और सिख, मतलब इन सारे लोगों को, कम्युनिटीज़ को रखा गया था, प्लस कैसे कैसे इलेक्शन थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, नॉमिनेशन था, और किस तरीके से उन्होंने अपना काम किया, ड्राफ्ट किया चीज़ों को, फिर रीडिंग हुई। तो इससे जितने भी क्रिटिसिज्म किए गए थे जो कि हमने कवर किए थे लास्ट क्लास में, तो आपने काफ़ी अच्छे से उसे रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था कि आप क्या समझते हो और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उस क्रिटिसिज्म को लेकर, वो मैंने उस वीडियो में कवर कर लिया है। तो होप सो यहाँ पे इसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी के जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे उसको वहाँ पे हमने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और आपको इससे रिलेटेड PDF चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम का IQ टैप ऑफिशियल में जाके इसकी PDF ले सकते हैं। जितने भी माइंड मैप्स हैं आपको हेल्प करेंगे रिविजन के टाइम। और कैसा लगा आप बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी है आप उसको लिखिए, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।